Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2। यहाँ पर हम कर रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी की। तो वो हम कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर आज की वीडियो में हम करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले किसका, हेल्थ का इंट्रोडक्शन, हेल्थ क्या होती है, इसके डायमेंशन क्या क्या रहते हैं वो हम करेंगे। चिल्ड्रन के लिए, अडल्ट के लिए और डिफरेंटली एबल्ड के लिए क्या क्या जरूरतें हैं वो हम करेंगे। लाइफस्टाइल एंड वेलनेस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल करेंगे और कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं कि हेल्थ आखिरकार होती क्या है। अब देखिए, आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि कोई इंसान के अंदर अगर बीमारी नहीं है या बीमारी नहीं दिख रही है तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ किसी के अंदर बीमारियां नहीं है उसी को हम हेल्दी बोले, ये भी सही नहीं है। हो सकता है मानसिक रूप से उसके अंदर कोई कमी है, या वो स्ट्रेस में है, या एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, लेकिन शारीरिक रूप से हमें वो स्वस्थ दिख रहा है, या समाज के साथ उसका व्यवहार कम है, उठना बैठना कम है, अकेले में रहता है, तो ऐसे इंसान को भी हम स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान के अंदर सभी चीजें होनी चाहिए, यानी वो फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, और इमोशनल सोशल हेल्थ भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसी के अंदर होती है और वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से फेस करता है, अपने रोजमर्रा के काम को बिना थकान के अच्छे से करता है, तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे, जैसे कि कई लोगों ने इसकी जो डेफिनेशन दी है, कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसा आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और भी लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है। ठीक है, 1948 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डेफिनेशन देते हुए क्या कहा था, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease and infirmity। तो केवल बीमारियां ना हो किसी के अंदर, उसी को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। उसके अंदर शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, उसके बॉडी का फंक्शन अच्छे से काम करते हो, मानसिक रूप से अच्छे से वो काम कर रहा है, सोशल व्यवहार भी उसका अच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे। और जो हेल्थ होती है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है, कई सारी चीजों पर निर्भर रहती है, कई सारे फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशो कल्चरल या इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल फोर्सेस रहती हैं। तो ये सारी चीजें हेल्थ को प्रभावित करती है। जैसे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना है, पीना है, यानी अच्छा खाना हो, साफ पानी का सप्लाई हो हमारे पास, हाउसिंग है, सैनिटेशन है, हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल हो, और पॉजिटिव सोशो कल्चरल हो, यानी कि हमारा जो कल्चरल है, कहीं का एनवायरनमेंट जैसा होता है, या किस तरह का खाना पीना रहना है, ठीक है, रहन सहन कैसा है, तो ये सारी चीजें प्रभावित प्रभावित करती है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन की हेल्थ को। तो ये सब चीजें कैसी है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ की हेल्थ भी उस पर ही डिपेंड करती है। अब इसके मैंने बोला बहुत सारे आयाम होते हैं, सिर्फ एक ही चीज इसके अंदर नहीं रहेगी। अब जैसे कि इसके आयाम है फिजिकल, फिजिकल रूप या शारीरिक रूप से कोई इंसान कैसे स्वस्थ होता है, या इमोशनली कैसे है, मेंटली है, कैसे स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और वातावरण के रूप में कैसे कोई इंसान स्वस्थ हो सकता है। ये सारे क्या है, इसके आयाम है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन। अब कोई इंसान बाहर से हमें अच्छा स्वस्थ दिख रहा है, यानी उसका जो बॉडी है, बॉडी का मसल स्ट्रेंथ और उसका बॉडी वेट है, हाइट है, वो हमें अच्छे से
दिखाई दे रही है, बाहर से हमें वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक एक तो ये बात हो गई, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, जैसा कि उसका जो है कद काठी, उसकी शरीर की बनावट है, बॉडी वेट है, बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, फैट वगैरह उसमें ना हो, तो ये चीजें हैं, बाहर से देखने में वो प्रॉपर हमें हेल्दी लग रहा है। और दूसरा कि उसके बॉडी की जो आंतरिक चीजें हैं, जो सिस्टम है बॉडी के, जैसे नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, या फिर हमारा बॉडी का जो बॉडी के जो आंतरिक पार्ट्स है हमारे, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो हमारा बोलने का ये मतलब है कि बाहर से उसकी बनावट और अंदर से उसके बॉडी के सिस्टम, सारे बॉडी के फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उसको एक फिजिकल रूप में स्वस्थ मानते हैं। तो इसमें देखिए, जो एक्सरसाइज है डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेता है कोई इंसान, तो वो अच्छे से वो हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकता है। और उसकी जो हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर अगर डेवलप करता है, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकता है, अपना बैलेंस डाइट लेता हो, ठीक है, बोन हेल्थ अच्छी है, बॉडी मास इंडेक्स अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी लाइफ में है, तो मान सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ को आप अचीव कर सकते हैं। अब सेकंड है मेंटल डायमेंशन, यानी मानसिक रूप से अगर कैसे कोई इंसान स्वस्थ होता है, कैसे बोल सकते हैं हम, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट एस्पेक्ट को हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसका जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग है, याद रखने की मेमोरी पावर जो रहती है, वो अगर अच्छी होती है, रीजनिंग तर्क वितर्क अच्छे से करता हो, और उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न करता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या योगा मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए, कई सारे लोगों के अंदर मेंटल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि कोई हमेशा वो चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना होती है। एक दूसरे से वो अपने आप को सम्मान नहीं मानते हैं, ठीक है, अपने ही प्रति वो अपने आप को क्या है, कम मानने लगते हैं। ऐसी समस्या अगर होती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी इंसान को, हमेशा निराशा में रहते हैं, मूड उनका ऑफ रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो ऐसे अगर लक्षण अगर किसी में है, तो ऐसा मान सकते हैं कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हुई है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हम पॉजिटिव थिंकिंग अपना सकते हैं, या पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोगों के साथ रह सकते हैं। मोटिवेशनल चीज़ें हम सुन सकते हैं, ठीक है, और तो योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स या गेम्स के अंदर एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनती है। फिर इसमें हमारे जो थर्ड है सोशल डायमेंशन। अब सामाजिक तौर पर भी इंसान जो है वो अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में एक दूसरे पर हम निर्भर करते हैं। एक के बिना दूसरा जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है इस समाज में, क्योंकि समाज में रहना और समाज में अच्छा रिलेशन बना के रखना दूसरों से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका सीधा-सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, और उसके बाद अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में अगर हम रहते हैं, और तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारे फिजिकल डायमेंशन पे सॉरी फिजिकल एस्पेक्ट पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है। तो इस तरह से ये सारे डायमेंशन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी हेल्थ में एक भी चीज़ का होना मिसिंग है, तो हमारा उसका असर क्या है, दूसरी चीज़ों पे पड़ता है। अगर समाज में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम एक-दूसरे के साथ नहीं घुलते-मिलते हैं, एक-दूसरे के साथ हमारा उठना-बैठना नहीं है, या अच्छे रिलेशन हमारे नहीं है, तो समाज में दूसरे लोगों का जो नकारात्मक व्यवहार हमारे प्रति होगा,
उसका असर हमारे जो है मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि ये लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है, पावर, रीज़निंग, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं और हमारे मेंटल हेल्थ इससे क्या होगा, गिर जाएगी। और मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होती है तो इसका कहीं न कहीं असर हमारे शरीर पे होता है। स्ट्रेस अगर होता है तो ये बहुत खराब चीज़ होती है और इसकी वजह से हमें कई सारे हेल्थ इश्यू होने लगते हैं, तो इसका असर शरीर पर भी दिखने लग जाता है। तो इसीलिए हमारा जो समाज में व्यवहार है, एक-दूसरे के प्रति जो इंटरेक्शन है हमारी, वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसी की वजह से हम जो है वो अच्छे समाज का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम एक-दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। फिर है इमोशनल डायमेंशन। अब हमारी भावनाएँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम भावनात्मक रूप से स्टेबल नहीं हैं, तो हम कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे जो जज़्बात हैं या हमारी भावनाएँ हैं, वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल है, वो निभाती है। अगर हमारी अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो हम दूसरों के साथ एडजस्ट कैसे कर पाएँगे? अगर हमारा अच्छा कंट्रोल है हमारी भावनाओं पर, तो ये हमें हेल्प करता है एडजस्ट होने में, ठीक है? और दूसरे जो वातावरण है, उसके साथ उसको एडॉप्ट करने में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इमोशनल डायमेंशन के अंदर। तो हमेशा हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना हमारे लिए अच्छा है। और नकारात्मक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है? अच्छी भावनाएँ अगर आएँगी, तो हमारा भावनाओं पर अच्छा कंट्रोल रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, दोनों के बीच में हमें संतुलन बना के रखना है अपनी भावनाओं के बीच में। तो इमोशनल डायमेंशन के बाद हम करेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन है इसमें। स्पिरिचुअल डायमेंशन यानी कि आध्यात्मिक आयाम। कोई इंसान आध्यात्मिक रूप से सबसे बेहतर होता है, ये माना जाता है। और स्पिरिचुअल बिलीव हमें क्या करते हैं, अपने लाइफ के गोल को, लाइफ के पर्पस को ढूँढने में मदद करते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि हमारे अंदर कभी न कभी हर किसी इंसान के अंदर ये विचार ज़रूर आते हैं कि हमारा जो लाइफ का पर्पस क्या है? हमारा जो जन्म हुआ है, तो किस लिए हुआ है? हम कौन हैं? आखिर इस तरह के सवाल हमारे अंदर आते हैं कि भगवान कौन है? हम कौन हैं? हमारे अपनी एग्ज़िस्टेंस को लेकर हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं और अपने आप को, अपनी वैल्यू को ढूँढने में हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं। लाइफ़ के पर्पस को ढूँढने में हेल्प करती है। और आध्यात्मिक दिशा में अगर कोई इंसान जाता है या उसका आध्यात्मिक विकास अगर अच्छा है, तो उससे हमारे अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक भावनाएँ हैं, वो दूर होती है। क्रोध से हम दूर होते हैं, लोभ से दूर होते हैं, और भय जैसी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, भय, क्रोध, लोभ, ये चीज़ें हमारे अंदर से कम होती जाती हैं और पॉज़िटिव चीज़ें, प्रेम है, एक-दूसरे के प्रति सम्मान है, ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है, तो एक आध्यात्मिक रूप में एक इंसान सबसे बेहतर होता है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो ऐसा माना जाता है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना भी इंसान का ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर विनम्रता आती है। और सिक्स्थ आयाम है इसका एनवायरमेंटल डायमेंशन। अब देखिए जो हमारे वातावरण है वो किस तरह का है, ये चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा आसपास का वातावरण का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये हमारे जीवन के स्तर को दर्शाता है कि हमारे जीवन का स्तर कितना ऊँचा है, हमारा जो घर, गली, पड़ोस है वो किस तरह का है, कितना स्वस्थ है, ठीक है? उसमें जो सफाई है वो किस तरह की है, तो एक अच्छा सफाई वाला एनवायरनमेंट रहेगा, तो वो हमारे हेल्थ को, हमारे लाइफ़स्टाइल को और भी अच्छा करेगा, ठीक है? एक अच्छा स्वस्थ वातावरण होगा, उसमें अगर हम रह रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा ही होगा और हमारी जो सराउंडिंग है, ठीक है? एनवायरनमेंट है, उसको अगर हम अच्छा रखेंगे, तो हम एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, ऊँचा जीवन स्तर जी सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए हम अपने आसपास के वातावरण को
अच्छा रखने के लिए इनकरेज भी होते हैं और अपने नेचर को बचाने के लिए इनकरेज होते हैं, ठीक है, ताकि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। तो ये भी एक इसके हेल्थ के ही आयाम के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा वातावरण होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। फिर आगे है हेल्थ नीड ऑफ चिल्ड्रन एडल्सेंट एंड डिफरेंटली एबल्ड। अब देखिए, जो हेल्थ है उसकी जरूरत बच्चों के लिए क्या है, एडल्सेंट के लिए क्या है, डिफरेंटली एबल के लिए क्या है। अब सबके लिए जो हेल्थ की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हेल्थ, ठीक है। और सभी जो सोसाइटी है उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि बच्चों की हेल्थ पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ अगर अच्छी होती है तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छी रहती है। पूरी हर तरह की डेवलपमेंट उनकी अच्छी बने रहने के लिए उनका हेल्दी होना जरूरी होता है। अगर बच्चे हेल्दी होते हैं तो वो आगे जाके एक हेल्दी एडल्ट बनते हैं और एक समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं अपने देश के वो, अगर उनके अंदर अच्छा स्वास्थ्य होता है, या फिर अच्छी आदतें जो है वो बचपन में ही उनके अंदर लग जाती है। अपने हेल्थ को लेकर वो एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, मेडिटेशन करना, ऐसी आदतें अगर बचपन में ही उनके अंदर आ जाती है, या अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कई बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ चीजें नहीं खाते हैं, अच्छी जो हेल्दी चीज होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो बचपन में ही अगर उनके अंदर ये हैबिट हो जाती है कि वो हेल्दी चीजें को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलना कूदने की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है। और कुछ बच्चे रहते हैं जो कि मोबाइल में ज्यादा रहते हैं आज के समाज में, और जो फास्ट फूड है उस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो आगे जाके उनकी हेल्थ पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बड़े होने तक वो चीजें उनके अंदर रहेगी, ऐसी आदतें उनके अंदर रहेगी, तो एक हेल्दी एडल्ट भी वो नहीं बन पाएंगे। ओबेसिटी होती है या दूसरी कई चीजों का शिकार वो हो जाते हैं, यंग एज में ही उन्हें कई बीमारियां घेर लेती है। तो इसीलिए एक बच्चों की हेल्थ ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि बचपन से ही अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका हेल्दी हैबिट है, तो बड़े होते तक वो अपनी अंदर ये आदतों को लेकर चलते हैं, एक हेल्दी एडल्ट वो बनते हैं और अपने समाज में, अपने नेशन के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए एक बच्चे के लिए जो हेल्थ है वो जरूर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसी तरह से एक टीनेजर के लिए अडल्सेंट पीरियड हमारा क्या होता है, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड है, जो हमारे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है। उस दौरान भी जो उनकी हेल्थ है वो काफी मैटर करती है, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट फेज रहता है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और फ्रेंड से ज्यादा नजदीकी उनकी हो जाती है, तो कई गलत संगत में भी पड़ जाते हैं और नशे की चपेट में आ जाते हैं, और जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम उनको होने लगती है यंग एज में ही। तो उनके लिए भी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो रहते हैं, जिनकी सोशल, मेंटल या फिजिकल जरूरतें जो है वो अलग होती है, ठीक है। वो थोड़े से अलग होते हैं बाकी बच्चों से, ठीक है, स्पेशल होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी स्पेशल होती है। उनके लिए जो हेल्थ केयर है वो भी अलग रहेगी, ठीक है। तो उनके लिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चैलेंजेस पहले से ही फेस करने पड़ते हैं। एक तो बहुत ज्यादा समाज में ही उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, फैमिली के ही अंदर कई बच्चों को फेस करना पड़ता है। उनका जो मेंटल स्टेटस है उसकी वजह से वो और भी ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि उन्हें अलग से कुछ देखा जाता है, अलग से बोला जाता है। तो इसीलिए उनका जो समाज में उनका व्यवहार भी अलग होने लगता है, क्योंकि एक तरह से उन्हें समाज में वो घुलने मिलने में असमर्थ होने लगते हैं, क्योंकि समाज ही हमारा कुछ इस तरह का है कि उन्हें अलग से देखा जाता है, और उनके ऊपर एक बर्डन सा उन्हें फील होने लगता है। तो काफी ज्यादा चैलेंजेस एक तो उन्हें वैसे ही फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट होते हैं दूसरे बच्चों से। तो उनके लिए जो हेल्थ है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि समाज में उन्हें एक एक्सेप्टेंस मिले और जो उनका जो डेवलपमेंट है, चाहे फिज़िकल, मेंटल या सामाजिक, पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट हो, इस चीज़ पर फ़ोकस किया जाना चाहिए और उन्हें इक्वल मानना चाहिए, सभी की तरह ही उन्हें भी सभी अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए पार्टिसिपेशन करने की सोसाइटी में और उनकी जो फिज़िकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज़ जो है वो बननी चाहिए। तो उसमें कई सारे जो हेल्थ केयर है उनको ऑफ़र करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए और सोशल सर्विसेज़ जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को अच्छा बनाती है, बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड हो जानी चाहिए। तो उनके लिए भी जो हेल्थ है वो इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी कि दूसरे बच्चों के लिए। तो चलिए आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि चिल्ड्रन के लिए हेल्थ की जो नीड है अ, वो क्या है और क्या-क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो चाइल्डहुड जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ होता है और ये एक क्या है बेस बेस होता है किसी भी हेल्दी लाइफ का, ठीक है? चाइल्डहुड। तो जैसा मैंने बोला कि बच्चों की हेल्थ काफ़ी ज़रूरी है और अगर बच्चे हेल्दी रहते हैं उनका न्यूट्रिशन अच्छा होता है तो आगे जाकर वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए जो उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ की जो नीड है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन पर फोकस किया जाना चाहिए। जैसा कि उनका न्यूट्रिशन, उनका फूड किस तरह का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्हें पूरा पौष्टिक आहार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। उनकी इम्यूनिटी कैसी है, पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट में अगर वो रह रहे हैं, अगर फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई-झगड़े होते हैं या इस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ लड़ाई-झगड़े, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसका असर बच्चों पर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बच्चा रहे, पॉजिटिव फैमिली हो उनका इम्यूनिटी अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, खाना अच्छा हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से मिल जानी चाहिए, तभी एक बच्चा जो है हेल्दी बन सकता है। अब देखिए चाइल्डहुड में ये जो बचपन है उसमें हेल्थ की क्या-क्या चैलेंजेस है इंडिया के अंदर उसमें सबसे पहले तो हाई मोरालिटी रेट होता है वैक्सीन की कमी की वजह से। अब देखिए वैक्सीन आज के टाइम पे सब चीज़ों की वैक्सीन हम पहले ही लगवा लेते हैं। बच्चा जैसे जन्म लेता है वहाँ से ही वैक्सीनेशन उनकी शुरू हो जाती है। तो लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी कहीं-कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाती है। जैसे वैक्सीन से जो डिज़ीज़ प्रिवेंट होती है जैसे मीज़ल जैसी बीमारी है वहाँ पर भी जो हाई मोरालिटी रेट है, ज़्यादा जो बच्चे मर रहे हैं मीज़ल की वजह से जबकि वो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है, बच सकती है। फिर देखिए कॉमन हेल्थ इश्यू जैसे कि डायरिया, निमोनिया फ़ीवर है या फिर जो ट्रीटमेंट की देरी की वजह से या फिर हेल्थ सर्विसेज़ की कमी की वजह से भी कई बच्चों की यहाँ पर जानें जा रही हैं कई जगह पे। तो ये चीज़ें हैं कि कॉमन जो हेल्थ इश्यू है जैसे डायरिया है, निमोनिया, फ़ीवर ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से या फिर ट्रीटमेंट में देरी हो रही है, ऐसी चीज़ों की वजह से भी बच्चों की हेल्थ काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद है इसमें जो पुअर लिविंग कंडीशन है, ठीक है? जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी पुअर है, लिविंग कंडीशन काफ़ी पुअर है हमारी, अच्छी नहीं है। बेसिक नीड्स भी खाने-पीने को बच्चों को नहीं मिल रहा है जिसकी वज़ह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है? न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की कमी बच्चों के अंदर है, अंडर वेट चिल्ड्रन रह जाते हैं, ठीक है? वेट उनका अच्छा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इंडिया के अंदर चाइल्डहुड की क्या प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन जो है वो बेसिक नीड भी बच्चों को कई जगह नहीं मिल रही है इंडिया में, अंडरवेट बच्चे रह रहे हैं। कुछ बीमारियाँ जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है, वो उन बीमारियों से बच्चों की मौतें हो रही है या बेसिक बीमारियाँ जैसे डायरिया है, ठीक है? निमोनिया है, फ़ीवर है, ये सब चीज़ें हैं इंडिया में और क्या चीज़ें हैं कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी है जो कि चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है?
तो ये बहुत सारी चीज़ें देखिए, हम क्वालिटी हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि सभी बच्चों को क्वालिटी हेल्थ मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि कई सारे हेल्थ सर्विसेज है या आंगनवाड़ी के अंदर भी कई सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं बच्चों को, या जब से एक महिला प्रेग्नेंट होती है तभी से बच्चों को, एक महिला को ये न्यूट्रिशन देने शुरू कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। कई कई जगह पर ऐसी पॉलिसीज हैं, तो आंगनवाड़ी के थ्रू भी बच्चों को भी न्यूट्रिशन दिए जाते हैं हर महीने। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि ताकि बच्चों की हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सके, और टाइम टू टाइम जो है चेकअप भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इनहेंसिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर नॉलेज होगी, एजुकेशन होगा, तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। कंप्लीटिंग वैक्सीनेशन कोर्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो अभी सभी बच्चों के लिए जितनी भी वैक्सीनें लगती हैं, 1.5 साल तक लगती हैं, जब तक भी लगती है, जब से बच्चा पैदा होता है तभी से लेकर वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। तो सारी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। तो ये ध्यान सभी जो माँ बाप है या फिर हेल्थ वर्कर रहते हैं इस फील्ड में, या गवर्नमेंट्स है, तो सभी जो भी ये स्कीमें चल रही हैं वैक्सीनेशन की, वो सारी बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, ये सारी चीजें इंश्योर करनी चाहिए। फिर है नीड फॉर अवेयरनेस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। अब अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है, हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है हेल्थ की नीड के प्रति सभी लोगों के अंदर। फिर उसके बाद है कि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज है, वो उस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें इंश्योर कर लेनी चाहिए कि सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। और ये चीज़ें किसको चेक करनी है, जो गवर्नेंस है, जो भी जिनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हर एक जगह पर जाके ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाए। अब आगे देखिए, हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलेसेंट, तो हमारे एडोलेसेंट के लिए क्या-क्या नीड होती है हेल्थ की, वो तो हम करेंगे। सबसे पहले आप एडोलेसेंट को देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, टीनेजर भी इनको बोलते हैं। टीनेज में जब जो लोग होते हैं उनको एडोलेसेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जो 13 से लेकर 19 के बीच के जो एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं, वो होते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। यानी हमारे जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड है, उनके बीच का ये पीरियड रहता है, जहाँ पर ना तो एक इंसान जो बच्चा होता है, ना ही पूरी तरह से एडल्ट होता है, उनके बीच में कहीं होता है। तो ये काफी ज्यादा जो चैलेंजिंग फेस रहता है बच्चों के लिए। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे डाउट उनके अंदर आते हैं, बहुत सारे बॉडी चेंजेस उनके अंदर आते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज आते हैं, मेंटल चेंजेस उनके अंदर आते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं, अपने बॉडी ग्रोथ को लेकर, अपने बॉडी वेट को लेकर, बॉडी पार्ट को लेकर। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अपने बॉडी चेंजेस के प्रति वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अपने बॉडी की छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर वो टेंशन लेने लगते हैं, जैसे पिंपल्स उनके आने लगते हैं, या बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, उस चीज़ को लेकर भी वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, या और भी सारी चीज़ें हैं। पेरेंट्स से वो डिस्टेंस बना लेते हैं, अपने ग्रुप जो उनका रहता है फ्रेंड सर्कल, वहाँ पर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने अपने जो उलझन उनके अंदर चली होती है उसको खत्म करने के लिए कुछ बच्चे नशा करने लग जाते हैं, ड्रग्स, स्मोकिंग या बहुत सारी गलत आदतों में वो पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें आगे हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग फेस है उनके लिए। अब कुछ कॉमन हेल्थ नीड्स हम यहाँ पर करेंगे एडल्सन के लिए, जैसे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर।
अब कई बार क्या होता है, दोनों ही चीजें हैं, माल न्यूट्रिशन कईयों को होता है, कईयों को ओबेसिटी, कई बार यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कई बार मोटापा हो जाता है। तो दोनों ही चीजें हैं। और फिर इसमें क्या चीजें चाहिए, अगर मोटापा है तो उसको कैसे ठीक करना है, या फिर पोषक तत्वों की कमी है तो उस तरह की हेल्थ नीड की उनकी ग्रोथ के लिए क्या चीजें जरूरी है वो चीज देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से उनकी हेल्थ नीड क्या है वो डिसाइड होगी। फिर देखिए आगे है सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, guidance to avoid drug use, smoking, alcohol consumption, which can lead to addiction and severe health issue like cancer and heart disease. अब कई बार मैंने अभी पहले बोला कि ये जो स्टेज है, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पर बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। कई बार बच्चे अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने जो इशू कई बार हो जाते हैं, रिलेशन के इशू हो गए या कोई भी इश्यूज होते हैं उसकी वजह से, या कई रिलैक्सेशन के लिए, या कई एक दूसरे के बहकावे में आकर भी ड्रग यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, नशा करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से बाद में यंग एज में ही उनको हेल्थ इशू जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज हो जाते हैं। तो इस एज में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे खासकर अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहे, वो सबसे सही रहता है। पेरेंट्स की गाइडलाइन लेना जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो सही संगत में अगर रहते हैं, तभी उन्हें सही पता चलता है और ऐसी चीजों से वो बच सकते हैं। फिर है मेंटल हेल्थ सपोर्ट, मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एज मैनी एडल्ट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ चैलेंजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। अब देखिए बहुत सारे जो इस एज में बच्चे रहते हैं उनको मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी, डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं। लगभग 14% ऑफ जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से वो पीड़ित होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और हर एक घंटे में एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करता है। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी समस्याएं काफी लंबे टाइम तक चल रही हैं तो इस एज में बच्चे जो है वो काफी सेंसिटिव होते हैं और सुसाइड जैसी चीजें भी कमेंट करने लग जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीजें उन्हें सीखना जरूरी है। और ऐसी चीजों को हैंडल करना, कैसे हैंडल करना है वो चीजें जरूरी है। फिर है काउंसलिंग फॉर रिस्की बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन अवॉइडिंग हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर एंड मैनेजिंग पीयर प्रेशर। अब क्योंकि देखिए टीनेज के अंदर हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोन के लेवल में कई सारे चेंजेस आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ भी जाते हैं। तो सेक्सुअल बिहेवियर को अवॉइड करना, उनके हाई रिस्क को अवॉइड करना, ऐसी एडवाइस उन्हें दी जानी चाहिए। क्योंकि अब देखिए इंडिया के अंदर 27% ऑफ जो गर्ल है इंडिया की, उनकी या तो शादी करवा दी जाती है 18 से पहले, या कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, टीनेज प्रेगनेंसी जो है वो ये चीजें हो जाती हैं, या फिर कईयों की जो शादी ही करा दी जाती है 18 से पहले। तो इस तरह की चीजें भी इंडिया के अंदर होती हैं। तो ऐसी एडवाइस होनी चाहिए जहां पर हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, या फिर कोई पीयर ग्रुप के बीच में प्रेशर रहता है, या आपने देखा होगा फ्रेंड्स के अंदर कई तरह का प्रेशर भी रहता है। कोई नशे के लिए हो या फिर कोई दूसरी चीजों के लिए हो, तो प्रेशर में आकर एक दूसरे की देखा देखी में भी कई लोग ऐसी चीजें करते हैं। तो इस चीज के प्रति जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए, या एडवाइस जो है वो दी जानी चाहिए, सही जानकारी जो है वो टीनेजर बच्चों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है इंजरी प्रिवेंशन। तो देखिए टीनेजर जो है वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलके कई बार लोग क्या करते हैं कि काफी फास्ट वो बाइक राइड करने लग जाते हैं, बाइक रेस करने लग जाते हैं, या गाड़ी जो है बहुत तेज चलाते हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसकी वजह से हो जाते हैं, वायलेंस है, सेल्फ हार्म, ऐसी चीजें हो जाती हैं टीनेज के अंदर।
तो इस चीज़ को रोकना काफ़ी ज़रूरी है। ये काफ़ी इश्यू हो जाता है और इसकी वज़ह से कई बार जो है ऐसी चोटें लग जाती हैं जो कि पूरी लाइफ़ हमें इफ़ेक्ट करती है, पूरी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ों को रोकना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एडिक्शन, reducing the impact of internet and social media addiction which can lead to stress and depression। तो आज के टाइम पर देखिए सोशल मीडिया कितना ज़्यादा बच्चे जो है वो सोशल मीडिया में इंटरेक्ट होने लगे हैं और उस चीज़ के वो उनको एडिक्शन होने लगी है। अगर आप कई सारे मैंने देखा है बच्चों को कि अगर उन्हें मोबाइल या वीडियो गेम्स में ही वो लगे रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इनमें लगे रहते हैं, अगर उन्हें ये चीज़ें नहीं मिले तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। बहुत ज़्यादा उनका व्यवहार में एग्रेसिव वो हो जाते हैं। तो ये चीज़ें का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। इंटरनेट या सोशल मीडिया सही हो सकता है लेकिन बात ये है कि उसको यूज़ किस तरीके से किया जाए। अच्छे काम के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसकी हमें एडिक्शन हो जाती है। अगर ऐसी आदत अगर हमें पड़ जाती है, तो ये चीज़ें बाद में जाके स्ट्रेस या डिप्रेशन में बदल सकती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कई सारे नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। क्या आज के टाइम पर जो टीनेजर हैं, उन्हें काफ़ी ये इफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें अपने रील्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन पे अगर अच्छे लाइक नहीं, अच्छे कमेंट नहीं मिले, तो उससे भी उन्हें स्ट्रेस होने लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं सारी जो ज़रूरतें हैं, हेल्थ नीड क्या-क्या है एडोलसेंट पीरियड में, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं? अवेयरनेस होनी चाहिए। एक टीनेजर को अपने प्रति या अपने इन सारे व्यवहार, अपने इन सारी ज़रूरतों के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए या अपने अंदर फिज़िकल या मेंटल चेंजेज़ है, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तभी तो अगर उन्हें पता होगा कि ये सारी चीज़ें होती हैं इस एज में और ये नॉर्मल है, तभी वो उस चीज़ के साथ जो शांति है वो बना सकते हैं, अदरवाइज़ वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे और ऐसी उल्टी चीज़ों में वो लगे रहेंगे। और पेरेंट्स के साथ भी उनका जो संबंध है वो काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए इस एज में। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं इस एज में तो वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं होती हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ दूरी ना बनाएँ इस एज में। एक-एक क्योंकि ये एक बदलाव का समय है तो थोड़ा टाइम लगेगा। एडल्ट जब हो जाएँगे तो वहाँ पर इसका असर ना पड़े, एक अच्छा असर पड़े, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में अगर हम इस फ़ेज़ में रहेंगे, पॉज़िटिव थिंकिंग रखेंगे, होप रखेंगे। अब क्योंकि इस एज में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करें या स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कोई गेमों में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं, कोई पढ़ाई में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, तो अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाएँ ताकि ये सारी जो चीज़ें हमारे साथ ना हो और हम एक अच्छे हेल्दी एडल्ट बन सके। तो एक और चीज़ इसमें रह जाती है कि जो हेल्थ केयर सर्विस है या काउंसलिंग सर्विसेज़ हैं, वो एक टीनेजर को अच्छे से मिल सके, प्रॉपर हेल्थ केयर एडवाइस उनको मिल सके। अगर उन्हें ये सारी अवेयरनेस फैलाने वाली चीज़ें मिले ही ना या कोई हेल्थ केयर सर्विसेज़ या उन्हें एडवाइस देने वाला ना मिले या काउंसलिंग उनकी ना हो ठीक से, तो वो ये सब चीज़ क्या जानकारी कैसे सीखेंगे? अगर वो इंटरनेट पे ही सीखेंगे तो वहाँ पर उन्हें और ज़्यादा भटकने वाली चीज़ें मिल जाएँगी। तो उन्हें एक प्रॉपर जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज़ या एडवाइस जो है वो मिलनी चाहिए, काउंसलिंग मिलनी चाहिए, ठीक है? ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपने इस ट्रांज़िशनल पीरियड को का एक अच्छा प्रयोग कर सकें, पॉज़िटिव वे में अपने इस ट्रांज़िशन पीरियड को ले सकें। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या रोल रहता है एक चिल्ड्रन की हेल्थ की ज़रूरतों को पूरा करने में। तो स्कूल का एक काफ़ी अच्छा रोल रहता है, बड़ा रोल रहता है कि हेल्थ और सेफ्टी जो बच्चों के अंदर है, यंग पीपल के अंदर आए।
उस चीज को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है, ताकि लाइफ लॉन्ग हेल्दी बिहेवियर उनका बना रहे। दूसरा है टीचर्स। अब टीचर का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चे ज्यादा टीचर से ही सीखते हैं, टीचर को कॉपी करते हैं। बच्चे माँ बाप की उतनी नहीं सुनते जितना कि टीचर की सुनते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को अपने टीचर का कहा ही बिल्कुल सही लगता है। तो टीचर एक खेल खेल में भी बच्चों को सिखा सकता है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड से सिखा सकता है, काउंसलिंग करके भी सिखा सकता है, या एक रोल मॉडल की तरह, ठीक है, अपने अंदर अगर टीचर की अच्छी हैबिटें होती है, हेल्दी हैबिटें होंगी, तो बच्चा जो है वो देख के भी सीख लेता है। और दूसरा, वो उन्हें एक अच्छे तरीके से समझा सकता है, इनोवेटिव टीचिंग करके से सिखा सकता है, काउंसलिंग करके सिखा सकता है, ठीक है। तो जो भी किसी बच्चे की जैसी नीड होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से टीचर जो है वो एक हेल्दी हैबिट बच्चों के अंदर सिखा सकता है, हेल्थ के प्रति उन्हें अवेयर कर सकता है। और टीचर जो है वो माँ बाप के साथ मिलकर, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अगर एक बच्चे पे काम करे, तो बच्चे जो है वो हेल्दी जो है वो रह सकते हैं, और जो भी हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं बच्चों के, उसको वो दूर कर सकते हैं। फिर है रोल ऑफ एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। अब देखिए, जो एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज है, उनका रोल है, जो एडोलेसेंट फेज में से गुजर रहे हैं, टीनेजर होते हैं, उनके जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी हेल्थ के इशू होते हैं, तो उनको वो दूर करना, या ऐसी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करना, काउंसलिंग देना, ये सारे चीजें हैं। और उनके बिहेवियर को समझने में हेल्प करना, या जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग उन्हें हेल्थ केयर जो वर्कर होते हैं उनको दी जाती है, ताकि वो टाइम टू टाइम जाकर ऐसी अवेयरनेस फैलाएं जाके। फिर है रोल ऑफ पीयर एजुकेटर और पीयर फैसिलेटर। अब देखिए चिल्ड्रन को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो सीनियर क्लासेस के होते हैं, ताकि वो अपने एबिलिटी को अच्छे से समझ सके, अपनी हेल्थ की नीड को अच्छे से समझ सके, अपने फ्रेंड, अपने जो सहपाठी ग्रुप होता है, या दूसरे चिल्ड्रन कम्युनिटी जो रहती है, उनके लिए जो हेल्थ की नीड है, या उनके लिए जो बेस्ट एबिलिटी है, उन चीज़ों के प्रति अ, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है, वो चीजें समझने में उन्हें हेल्प की जाती है। तो वो एज पीयर फैसिलेटर क्या है, वो टीचर के साथ मिलकर जो एक्टिविटी है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडोलेसेंट के रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं टीचर के साथ मिलकर, ताकि जो भी इशू या कंसर्न है उसको दूर किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल एंड वेलनेस। तो हर कोई जो है वो अच्छा और हेल्दी दिखना चाहता है, ठीक है, हर कोई अच्छा और हेल्दी दिखना चाहता है, और अपनी हेल्थ को, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहता है। और उनकी ऐसी जो स्ट्रॉन्ग इच्छा है, डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। तो हर कोई क्या है, अपने आप में ही हेल्दी रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार रहे, बिस्तर में रहे, या बाहर खेलने कूदने ना जाए अपनी हेल्थ की वजह से, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छा दिखे, हेल्दी रहे, उनकी जो हेल्थ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो। तो अब इस तरह की जो मोटिवेशन में वो रहते हैं, तो उसी की वजह से अब कोई अगर चाहता है वो हेल्दी रहे, स्ट्रांग बने, तो अगर ऐसी इच्छा उनके अंदर है, तभी तो वो जाकर ग्राउंड में खेलेगा, कभी वो एक्सरसाइज करेगा, या कोई एक्टिविटी करेगा। तो ऐसी चीजें ही मोटिवेट करती है, डिजायर जो रहती है हेल्दी रहने की, अच्छा दिखने की, तो यही चीजें मोटिवेट करती हैं, और तभी कोई इंसान अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी हैबिट्स को विकसित कर सकता है। और रेगुलर अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, गेम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी करता है, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए भी खेल कूद अगर कोई करता है, और जो भी जंक फूड है उसको कम करता है, या वीकली लेता है, कभी कभार लेता है, तो ऐसी चीजें अगर मेंटेन करना कोई सीख जाता है, ऐसी हैबिट बना लेता है, तो वो एक अच्छा हेल्थ बना सकता है, फिजिकली मेंटली हेल्दी वो रह सकता है।
तो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्थी जो गोल होते हैं उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। अब देखिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो हमारी लाइफ का हिस्सा एकदम से तो नहीं बन सकता है, ठीक है? उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए अपनी आदतें वैसी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि हमने हेल्दी रहना है तो हेल्थ हमारे एकदम से आ गई, ठीक है? एक दिन हम एक्सरसाइज करने लग जाएँ तो वो हेल्थ हमारे अंदर आ जाए। उसके लिए हमें जो है रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ़स्टाइल को वैसा बनाना पड़ेगा, अपनी आदतों को वैसा बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो चॉइसेस हैं हम वैसी जो है वो बनाए रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है? तो हर दिन चैलेंज फेस करना पड़ता है, अपने आप से हमें लड़ना पड़ेगा। अब हमें कई बार देखा होगा हम सोचते हैं कि हम कल से जिम जाएँगे या एक्सरसाइज़ करेंगे, लेकिन फिर से क्या है हमारी आदतें वैसी है कि हम जल्दी नहीं उठेंगे या जंक फूड खाना शुरू कर देंगे या मोबाइल है या फ़ोन है, टीवी है, उसमें ही लगे रहेंगे। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तभी अपनी लाइफ़स्टाइल को अगर अच्छा बनाएँगे, तभी हम हेल्थ के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अपने जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही या फिर एडोलेसेंट पीरियड है, उसमें ही ऐसी हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर बना ले, ताकि आगे जाकर हमारे अंदर ये आदतें हमेशा के लिए रह जाएँ, ठीक है? बचपन में जो चीज़ें हम करते हैं, वो ही हमारी आगे तक पक्की तरह से रहती हैं। क्योंकि अगर देखा ही होगा आपने कि अभी बचपन में जो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो गई अच्छे से, तो वही चीज़ें अच्छे से हमारे अंदर कंटिन्यू कर पाती हैं। तो एडोलेसेंट या फिर चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी अच्छी हैबिट जो है वो लाइफ़स्टाइल ऐसी बन जाए हमारी ताकि हम एक हेल्दी लाइफ़ जी सकें। और हेल्दी गोल को मेंटेन करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि सेट पॉजिटिव हेल्थ गोल। सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव हेल्थ गोल सेट करना होगा, ठीक है? अगर हम कोई हेल्थ गोल को सेट करते हैं या पॉजिटिव हेल्थ गोल को सेट करते हैं तो ये हमें मोटिवेट रखता है, ठीक है? हेल्थ गोल को फॉलो करने में हमें मोटिवेट रखता है और हमारी एनर्जी हमारे एक्साइटमेंट को भी कम नहीं होने देता है, इसलिए कोई पॉजिटिव हेल्थ गोल जो है वो सेट कर लेना चाहिए। अगर लाइफ में गोल ही नहीं है, अगर आप सोचोगे ही नहीं कि हमें अपनी हेल्थ को इस तरह का बनाना है या इस तरह का लाइफ़स्टाइल हमें अडॉप्ट करना है, तो जब तक हम ये चीज़ को सोचेंगे नहीं, कोई गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन को आप नहीं करोगे तो एक पॉजिटिव गोल सेट अगर कर लोगे कि हमें ये चीज़ करनी ही है, इतने 1 महीने में हमें यहाँ तक पहुँचना ही है, तो वो चीज़ तभी हमारी अ, हो पाएगी, हम मोटिवेट रह पाएँगे। फिर इसमें है सेट रियलिस्टिक गोल। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत बड़े-बड़े गोल सेट कर लेने हैं और हम उसको कर ही ना पाएँ। ऐसे गोल सेट करने हैं, ठीक है? ऐसे प्लान जो है हमें करना है ताकि हम रेगुलर लाइफ में ईज़िली उसको पहले कर पाएँ, ठीक है? ईज़ी से हमें स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले ही बोल दें कि हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। एक बहुत अच्छा अगर हम बोलेंगे हम बहुत अच्छा प्लेयर बनेंगे, ठीक है? और उस चीज़ तक पहुँचने के लिए हमें छोटी-छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एक रियलिस्टिक गोल सेट करना पड़ेगा। अब अगर हम बोले कि रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी या कोई प्लेइंग जो कोई गेम है वो हम खेलेंगे अपने रियल लाइफ़ में, तो उस तक पहुँचने के लिए हमारी बॉडी को स्टेमिना हमें पहले उस तरह का बनाना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि हम एक ग्राउंड में अगर हम रेस करने जाते हैं कि हम पहले ही 50 राउंड लगा के आ जाएँगे पहले दिन, तो दूसरे दिन को तो आप उठ ही नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले तो हम कम से कम 2 राउंड तो लगा लें, फिर धीरे-धीरे हमारी जो फिज़िकल कैपेसिटी है वो बढ़ेंगी, फिर 4 राउंड 5 राउंड है और फिर हमारा स्टेमिना, हमारी बॉडी की कंडीशन अच्छी बनती जाएगी, तो धीरे-धीरे हमारी चीज़ें सुधरती जाएँगी। तो इस तरह से कोई गोल सेट करें
कि ऐसा नहीं कि पहले ही हम बहुत सारे बड़े बड़े गोल सेट कर ले और उसको हम पूरा ही ना कर पाए फिर। तो हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए ये चीज आपने याद रखनी है, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट क्या करता है कि हमारे हेल्थ गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले एस फॉर स्पेसिफिक, तो यानी कि मैं जॉगिंग करूंगा। सबसे पहले क्या होता है, जॉगिंग से स्टार्ट आप कर लीजिए कि सबसे पहले तो ये सेट कर लीजिए कि हमें जॉगिंग करनी है। ये सबसे पहले ही हम तेज तेज दौड़ना शुरू नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर चलने पर ही हमारी सांसें फूलने लगेगी, उल्टी लगने लगेगी, चक्कर सा लगने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की कंडीशनिंग वैसी नहीं है। तो सबसे पहले जॉगिंग से स्टार्ट कीजिए या हल्की सी रनिंग से स्टार्ट कीजिए। तो एस फॉर स्पेसिफिक, आई विल डू जॉगिंग। फिर एम फॉर मेजरेबल, फॉर एट लीस्ट 30 मिनट डेली और 3 आवर 3 और 4 डे इन अ वीक। तो यानी कोई मेजरमेंट होनी चाहिए कि कम से कम हम इतने टाइम पे कोई रनिंग या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले 30 मिनट डेली या फिर 3 और 4 घंटे वीक में। फिर है ए फॉर अचीवेबल, फॉर 5 डे इन वीक, यानी कि वीक में कम से कम 5 दिन कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं। फिर है इसमें रेलिवेंट, आर फॉर रेलिवेंट, आई विल रिड्यूस माई बॉडी वेट। तो ठीक है, ये कोई गोल हमने सेट कर लिया कि किसी का बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, उसे अपना बॉडी का वेट कम करना है, तो फिर बोले कि अपना बॉडी वेट हमें कम करना है। टी फॉर टाइम बाउंड, आई विल फॉलो द शेड्यूल थ्रू आउट द ईयर। तो पूरी साल हम ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, जॉगिंग करेंगे 30 मिनट की एटलीस्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, अपने अपने लिए 30 मिनट देंगे, या हफ्ते में 5 दिन देंगे। फिर अपने बॉडी वेट को कम करेंगे। आई विल फॉलो द शेड्यूल। और ये सारा शेड्यूल जो है, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसको हम पूरी साल जो है वो फॉलो करेंगे। तो इससे हमारे हेल्थ गोल जो है वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट है एफर्ट फॉर अचीविंग हेल्थ गोल एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एफर्ट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक तो है इसमें MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो MDGs क्या होता है हमारा, ये हमारे क्या है, हेल्थ इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो डेवलपमेंट के जो भी इशू रहते हैं, के बेसिक डेवलपमेंट के जो भी इशू रहते हैं, उनको यह इनको दूर करने में ये हेल्प करते हैं। तो इसमें इनमें से जो है वो 8 जो गोल है, ठीक है, 8 गोल है इनके टोटल MDGs के। 8 गोल है, जिसमें कि 3 जो है वो हेल्थ से ही रिलेटेड है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये काम कर रहे हैं। जिसमें कि हमारा बहुत सारे 8 इसमें है, जैसे कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, हंगर है, उसको दूर करना है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन देना, इक्वालिटी, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। और जैसे हम हेल्थ की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें है कि जो मोरालिटी रेट है उसको कम करना, ठीक है, रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी इसमें है। जो अंडर 5 रहते हैं, 0 से 5 साल के बच्चे हैं, उनकी जो मृत्यु दर है उसको कम करना, ठीक है, और जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, या जो भी जो बीमारियां रहती है, जैसे HIV एड्स है, मलेरिया है, अदर डिजीज है, ठीक है, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इसके अंदर जो हमारी इम्प्रूवमेंट चल रहे हैं, डेवलपमेंट के इशू को जो ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ से ही रिलेटेड जो है वो एफर्ट भी हो रहे हैं, ताकि हेल्थ के जो भी चैलेंजेस है उसको दूर किया जा सके एक ग्लोबल लेवल पर। फिर दूसरा है इसमें SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये भी क्या है हमारा, UN के द्वारा, दोनों ही क्या दिए हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो MDG है, ये हमारा 2000 के अंदर UN के द्वारा ही दिया गया था। और ये जो है वो UN के ही द्वारा एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2015 के अंदर। ठीक है, इसमें भी हमारे क्या गोल है, इसमें 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल है हमारे, जो कि यूनाइटेड नेशन के ही द्वारा
एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इसमें भी हमारे जो भी चीजें हमारी एमडीजीएस के अंदर हमारी रह गई थी उसको ही आगे कंटिन्यू किया गया है, और उसके लिए और भी बेहतर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैंने बोला कि 2030 के जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसी के अंदर ही आता है। यानी कि इसमें 17 इंटरलिंक ग्लोबल गोल है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए हैं, जो कि पार्ट है किसका, 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसके लिए है। तो इनका जो एम होता है वो है बहुत सारी सर्विसेज, जैसे 17 गोल इसमें है। ठीक है, 17 गोल है इसके अंदर, जिसमें पॉवर्टी को लेकर है, जीरो हंगर है, जैसे नो पॉवर्टी नो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो गुड हेल्थ और वेलबींग को इन्होंने इंश्योर किया है कि सभी एज ग्रुप के लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, और बिना किसी ज्यादा पैसों के जो है वो सस्ती हेल्थ केयर सर्विसेज सबको मिल जाए, अच्छी जो हेल्थ सर्विसेज सबका एक्सेस उन तक हो जाए, ये सभी एज के हेल्थ और वेलबींग को लेकर। और इसमें क्लीन वाटर सैनिटेशन है, उसकी जो पहुंच है वो सब तक हो जाए। ठीक है, सबको अच्छा पानी और सैनिटेशन जो है वो मिल जाए। तो ये सब चीजें हैं इसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है एसडीजी का, क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसमें है। जो इसका मतलब क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज है वो सबको मिल जाए बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के, सभी लोगों की जरूरतों के हिसाब से। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे हेल्थ गोल है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, यूएन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इन पे काम हो रहा है। फिर आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन का क्या इसमें महत्व है, क्या कंट्रीब्यूशन है हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। देखिए एक तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना अपने आप में ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना होता है। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, इससे हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, वेट कंट्रोल होता है, और ओवरऑल हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी लीड टू मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। जैसा मैंने पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि फिजिकल जो हमारे सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, हमारे ऑर्गन है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जितने भी ऑर्गन है, लंग्स है, किडनी है, ठीक है, ब्रेन है, वो सारे क्या है अच्छे से मेंटेन रहते हैं, और उनका फंक्शन जो है अच्छे से बना रहता है फिजिकल एक्टिविटी करने से। और फिजिकल एक्टिविटी करने से या फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसको कम करने में हमें हेल्प मिलती है। और डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, बहुत सारी जितनी भी बीमारियां हैं हमारी, वो हमारी दूर हो सकती है अगर हम फिजिकल एजुकेशन की तरफ को जाते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं। तो क्योंकि देखिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ये एक बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी हमें मिलती है। इसमें हमारी जो हर तरह की डेवलपमेंट होती है, मेंटल हो या सोशल हो। ठीक है, तो हर चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं, तो जिसकी वजह से हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। और दूसरा इसमें हम मोटापा है उससे भी बच सकते हैं, और अपना बॉडी वेट को भी कम कर सकते हैं। ओवर वेट अगर कोई है तो उनके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना हो, या बॉडी के फंक्शन है वो हमारे सही से काम करते हैं। बॉडी के अंदर फैट का लेवल भी हमारा अच्छे से बना रहता है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट इसमें हो गए, और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे फिजिकल एजुकेशन काफी वाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारे हेल्थ और वेलबींग को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या सॉल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सारी चीजें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज अंजना ठाकुर साइनिंग ऑफ।